चैनल के माध्यम से स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट किया था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि आर्काइव्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया था सोर्सेज के आर्काइव्स। लेटर भी हम डिस्कस कि पोर्टुगीज किस रीजन से भारत में आए। उनके बाद में हमने डिस्कस किया था कि क्यों डिक्लाइन होने का क्या क्या रीजन था। पोर्टुगीज को फॉलो करते हुए डच भारत में आए, उनके डिक्लाइन होने के क्या रीजंस थे। ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया में रहे। उसके बाद में फ्रेंच जो गवर्नेंस इंडिया में आई, फ्रेंच गवर्नेंस की किस तरह की पॉलिसीज रही। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में। वी हैव डिस्कस की फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या क्या चीजें हुई थी और किस तरह से ये वॉर अपने आप में होने के बाद में न्यूट्रल वॉर रही। इसमें किसी का कोई खास नुकसान या किसी का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली हैव a watch on these lecture and do comment me if you have any doubt and query regarding my previous videos. फर्दर इससे पिछले वाले लेक्चर में व्हाट आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ द सेकंड कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो मैंने आपसे इस बारे में पहले भी बोला था, इन द सेकंड कर्नाटिक वॉर इट कंटेन एन नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड द नेम एंड लोकेशन। बहुत सारे फैक्ट्स, नाम और लोकेशन वगैरह है। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली मेक ए प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरीथिंग। इस वीडियो लेक्चर को खत्म होने के बाद में मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपके साथ में व्हाइट बोर्ड को छोड़ के जाऊंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना चाहे, क्लिक करना चाहे तो कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड कर्नाटिक वॉर में। सेकंड कर्नाटिक वॉर में जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था किस तरीके से फ्रेंच और अंग्रेजों के साथ में भारतीय जो लोकल किंग थे वो दो फाड़ में डिवाइड हो गए थे। हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रेंच के साथ में चंदा साहिब, जिनको मराठाओं ने अगवा कर लिया था, उनको सत्ता कभी नहीं मिल पाई थी। जो नवाब बनना चाहते कर्नाटक के, लेकिन नवाब नहीं बन पाए थे, वो कहीं ना कहीं इस बात से गरज खाए हुए थे। और इससे पहले अनूरुद्दीन की ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी फ्रेंच से, इसलिए चंदा साहब ने जाके अनूरुद्दीन के खिलाफ में, जो कि नवाब थे कर्नाटक के, इन्होंने जाके फ्रेंच से हाथ मिला लिया। इसके बाद में हमने डिस्कस किया मुजफ्फर जंग को, जो कि निजाम थे हैदराबाद के, जो कि बेटे थे, इससे पहले के जो शासक थे उनके बेटे थे, उनके अगेंस्ट में थे। उन्हीं की फैमिली का एक और ये पोते थे, और इन्हीं की फैमिली के अगेंस्ट में इनके जो शासक के बेटे थे नासिर जंग, ये इनके अगेंस्ट में थे। तो इनको गद्दी नहीं मिली थी, इनको मिली थी अनवरुद्दीन को, और नासिर जंग को गद्दी नहीं मिली थी, लेकिन गद्दी किसको मिली थी? उनके पोते को, मुजफ्फर जंग को, जो आसफ जी के बारे में, आसफ शाही के हमने बारे में बात की थी। तो एक बार आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे चीजों को। तो एक तरफ में निजाम थे, एक तरफ में नवाब थे। निजाम का साथ दे रहे चंदा साहब, जो कि नवाब बनना चाहते थे, और नवाब का साथ दे रहे थे जो कि नाजिर जंग, जो निजाम बनना चाहते थे। और दोनों ही ने एक आउटर साइड पावर को सपोर्ट किया था, एक ने फ्रेंच ने और एक ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। स्टार्ट करते हैं। 1748 का टाइम था, जिस समय जस्ट अभी जो है अनूरुद्दीन की हार हुई थी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। लगभग 1-1.5 साल ये कर्नाटिक वॉर चली थी। इस कर्नाटिक वॉर में अनूरुद्दीन की हार हुई थी। मैंने आपको ये पहले बता दिया, कर्नाटिक वॉर का मेरा कहने का मतलब कर्नाटका नहीं है। जो अभी फिलहाल का लोकेशन तमिलनाडु है, उस पूरे ही एरिया को कर्नाटक या कर्नाटका बोला जाता था। तो इस पूरे एरिया में ही ये सारी लड़ाई हुई थी। इसलिए जो मैंने अभी ये साउथ का मैप बनाया, ये पूरा ही तमिलनाडु में मैंने आपको लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह दिखाने की कोशिश की है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। कर्नाटक इज करंट तमिलनाडु। 1748 में जो फ्रेंच थे, दे मार्च फॉर अरकोट, जो अराकोट डिस्ट्रिक्ट थी यहां पे कर्नाटका की, ये इन्होंने इस तरफ कूच करना स्टार्ट किया पुडुचेरी से। इस पुडुचेरी से एरिया से होते हुए अरकोट की तरफ जा रहे थे। अब इन्होंने सोच लिया था फ्रेंच ने कि हम जो है कुछ ना कुछ भी करके अनूरुद्दीन को जबरदस्त तरीके से तहस नहस कर देंगे, दबा देंगे। और इन्होंने ये डिसाइड करके अरकोट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। और अनूरुद्दीन को ये बात बताती हुई गलती से जो कैपिटल में पहुंच गए, जो उनकी मेन डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल, स्टेट की कैपिटल जो थी, अगर उसमें पहुंच गए तो ये वापस नहीं जा पाए, क्या नाम है, अनूरुद्दीन को दोबारा हरा देंगे। क्योंकि अनूरुद्दीन की एक बहुत बड़ी सेना, यानी 10,000 से ज्यादा की सेना को सिर्फ 500 सिपाहियों की सेना ने ही हरा दिया था। इस बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो इनको इस चीज का कहीं ना कहीं डर था, अगर गलती से अनूरुद्दीन कि कैपिटल में ये लोग घुस गए, फ्रेंच लोग घुस गए, तो ये पूरी ही एरिया को, कर्नाटका को खत्म कर देंगे। इसलिए अनूरुद्दीन ने ही फैसला किया कि वो बाहर निकल के और इनको पहले ही अंबुर में दबा लेगा और यहीं पे लड़ाई खत्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? इन 1748 फ्रेंच मार्च फॉर अराकोट, बट अनूरुद्दीन ट्राइड टू स्टॉप देम एट अंबुर। तो इन्होंने अंबुर में इसको रोकने की कोशिश की। अराकोट में जा रहे थे, इन्होंने अंबुर के इस एरिया में इनको रोकने की कोशिश की। बट व्हाट हैपेंड, यहां पे बैटल ऑफ अंबुर हुई। बैटल ऑफ अंबुर में जबरदस्त तरीके से अनूरुद्दीन की हार ही नहीं हुई,
बल्कि उनको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा और उनकी जान चलेगी। अनुद्दीन की हार हुई, डेफिनेट सी बात है। कौन गद्दी में बैठना चाहता था? चंदा साहिब। तो चंदा साहिब जो है अब नवाब बन के, चंदा साहिब को फ्रेंच ने डिक्लेयर कर दिया, ही विल बी द न्यू नवाब ऑफ कर्नाटका। तो अब इसी के साथ में पिक्चर में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था अनुद्दीन, वो खत्म हो गया और अब कौन नया नवाब बन गया? ही इज चंदा साहिब। चंदा साहिब जो है नए नवाब बन गए। चंदा साहिब इस बात से बड़े खुश हुए। उन्होंने फ्रेंच लोगों को जो है अब पुडुचेरी के आसपास के लगभग 80 गांव गिफ्ट में दे दिए। फ्रेंच पीपल को ऐसे गिफ्ट में दे दिए, सारी जमीन वगैरह सब कुछ उनको गिफ्ट में दे दिए, 80 गांव गिफ्ट में दिए। इसके बाद में अनुद्दीन के जो बेटे थे वल्ला जहा अपने पिता का बदला लेने के लिए इन्होंने नासिर जंग को ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद में पिक्चर में कौन आते? वल्ला जहा अगेन टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर, ही ज्वाइंड नासिर जंग को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें एक बात देखने की है, वल्ला जहा भी कहीं का निजाम या नवाब नहीं है, ना ही नासिर जंग है। दोनों में से कहीं कोई भी निजाम या नवाब नहीं है। दोनों ही नवाब और निजाम फ्रेंच के साथ में आ गए, तो इनकी ताकत अपने आप ही बढ़ गई है। इस चीज को आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि चंदा साहब नवाब बन गए कर्नाटका के और मुजफ्फर जंग ऑलरेडी निजाम है हैदराबाद के। इनकी ताकत जबरदस्त बढ़ गई। वल्ला साहब जो थे अनुद्दीन के बेटे, इन्होंने नासिर को ज्वाइन किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर। वल्ला साहब ने दो लड़ाई लड़ी इस जगह पे तिरुवदी में। तिरुवदी इज द प्लेस, ये है जगह तिरुवदी। यहाँ पे दो लड़ाई लड़ी, दोनों ही लड़ाई में जबरदस्त तरीके से उनकी हार हुई। बहुत बुरी तरीके से इनको हारना पड़ा वल्ला जहा की इस लड़ाई में तिरुवदी में। तिरुवदी इज ए कोस्टल एरिया, इस कोस्टल एरिया के जस्ट इसके पास में ही पार्क स्ट्रीट है, यहाँ पे आपका श्रीलंका आता है इसके बाद में, तिरुवदी के पास में। तो ये तिरुवदी एरिया में यहाँ पे लड़ाई हुई 2 साल के बाद में, यानी 1750 में लड़ाई हुई और दोनों ही लड़ाई में वल्ला जहा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में वल्ला जहा अपनी जान बचा के भाग गए। ही रन अवे एंड हाइड हिमसेल्फ इन गिंजी फोर्ट। एक फोर्ट हुआ करता, किला हुआ करता गिंजी फोर्ट। गिंजी फोर्ट की खास बात यह है कि 13 किलोमीटर जो है लंबे एरिया में फैला हुआ और पूरे ही एरिया में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बहुत ऊंची, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वगैरह की है दीवारें। और ऐसे कई सारे फोर्ट्स राजस्थान में भी हैं। वैसे गिंजी फोर्ट है साउथ में, ठीक है, सराउंडेड बाई 13 किलोमीटर वॉल। एंड औरंगजेब को इस किले को भेजने में लगभग 7 साल लग गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितना महान और कितना बड़ा ये एम्पायर होगा, कितना बड़ा किला होगा, जिस किले में वल्ला जहा भाग के छुप गए। इन्होंने वहां पे जाके शरण ले ली। ये किला कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के आसपास के एरिया में था, इसीलिए वल्ला जहा के लिए आसान था वहां जाना। तो वल्ला जहा ने अपनी जान बचा के क्या किया, ये भाग गए और यहां से भाग के तिरुवदी से ये कहां पहुंच गए? दिस गिंजी फोर्ट। गिंजी फोर्ट में पहुंच गए। इनको ये था कि अब गिंजी फोर्ट में आ गए, दिस द सेफेस्ट प्लेस फॉर हिम, इट विल बी द हेवन फॉर हिम। बट ऐसा नहीं हुआ। डुप्लिक्स ने इनको ढूंढ लिया। डुप्लिक्स जो कि फ्रेंच के जबरदस्त तरीके के गवर्नर थे। डुप्लिक्स की पॉलिसीज की वजह से फ्रेंच को सिर्फ मुनाफा आर्मी के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, बैटल्स में नहीं, बल्कि रेवेन्यू में भी जबरदस्त मुनाफा हुआ। क्योंकि इससे पहले डुप्लिक्स को ग्रांट कर दिए गए हैं, किसके द्वारा? चंदा साहिब जी के द्वारा 80 गांव पुडुचेरी के जो है डुप्लिक्स को दे दिए गए थे। अब डुप्लिक्स का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। डुप्लिक्स ने इसका पता लगा लिया ये कहां पे छुपे हैं। ही केम टू नो कि ये जो है गिंगिस में और पुडुचेरी से, क्योंकि पुडुचेरी से गिंगिस की ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो पुडुचेरी से गिंगिस की तरफ इन्होंने अपनी एक फोर्स, एक ट्रूप को रवाना किया। और विद इन सिंगल नाइट, नॉट इवन होल 24 आवर्स, सिर्फ एक रात में ही इन्होंने 11 सितंबर 1750 में इस किले पर फतह पा ली। इस किले को तोड़ दिया, निस्तो नाबूद कर दिया और इसके ऊपर फ्रेंच ने अपना दबदबा बना लिया, कैप्चर कर लिया। और इस किले का फोर्टिफाई, यानी किले में जो को छावनियों में तब्दील करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी। और छावनी में तब्दील करने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से फ्रेंच आर्मी ने उस किले की घेराबंदी कर ली। अब ये चाह के या ना चाह के ये गिंगी फोर्ट जो इंपॉर्टेंट फोर्ट था 13 किलोमीटर लंबी दीवार का, ये भी फ्रेंच शासन के पास में चला गया और कोई भी कुछ नहीं कर पाया अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डुप्लिक्स की जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी के अंतर्गत में। इसके बाद आती है बात नासिर जंग की। नासिर जंग और ब्रिटिशर्स भी, नासिर जंग और ब्रिटिशर्स दोनों वल्ला जहा के सपोर्ट में कहां पे आए? गिंगिस में। गिंगिस इस एरिया के आसपास में पहुंच गए टू असिस्ट वल्ला जहा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनका एक और इंपॉर्टेंट जो लीडर है, क्योंकि अनुद्दीन ऑलरेडी मारा जा चुका था, कि वल्ला जहा की को किसी तरह से क्षति हो, हानि हो। तो वल्ला जहा की हेल्प के लिए ये दे रीच टू गिंगिस एंड नासिर जंग वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी।
लेकिन क्योंकि ये पर्सन डुप्लेक्स बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, ही वाज अ वेरी क्लेवर पर्सन विद हिज क्लेवरेस्ट पॉलिसीज, व्हाट ही हैव डन ए काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। इनको पता था नाजिज्म को ऐसे मारना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमेशा बाद में आते हैं, जब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, सब ट्रूफ पहुंच जाते हैं, वो उसके कुछ समय के बाद आते हैं। सो इट इज एनी हाउ वेरी डिफिकल्ट to kill Nazir in a very correct frame. So everything is fair in love and war. So he decided it's a war. Okay, so I will do something fair for the French army. So he did that. इन्होंने क्या किया, नाजिर जंग को डिप्लोमेसी यानी उन्हीं की आर्मी के एक स्टाफ के द्वारा कुछ लालच देके नाजिर जंग की हत्या करवा दी। He killed नाजिर जंग, और नाजिर जंग बी डुप्लेक्स के सामने धराशायी हो गया, मारा गया। तो इनके जो दो इंपॉर्टेंट थे, इससे पहले अलाउद्दीन की मौत होगी, अब नाजिर जंग भी इस लड़ाई से बाहर चले गए, इनकी भी डेथ होगी। नाजिर जंग इज आल्सो नो मोर। नाजिर जंग की डेथ होने की से खुशी हुई किसको? मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग के जो सामने निजाम बनने के पेरिस में एक शामिल व्यक्ति थे जो कि नाजिर जंग थे, इनकी मौत होगी। इस बात से मुजफ्फर जंग जो है बहुत खुश हुए। नाजिर जंग वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी स्टाफ एंड मुजफ्फर जंग ग्रेटेड डुप्लेक्स विद द होल पुडुचेरी। पूरा ही पुडुचेरी का एरिया, कुछ गांव नहीं, सारा ही एरिया, सारा लैंड, सारा सी वाटर, सब कुछ इन्होंने डुप्लेक्स को गिफ्ट में दे दिया। 5.5 लाख रुपए इन्होंने दिए हर एक ट्रूप को, जो टुकड़ियां थी, टुकड़ियों के हर एक पूरी टुकड़ियों को 5-5 लाख हर एक टुकड़ी को इन्होंने दिए। इसके अलावा 20 लाख रुपए इन्होंने डुप्लेक्स को दिए, साथ में गवर्नर की उपाधि दी। पूरा कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा ही एरिया इन्होंने डुप्लेक्स को सौंप दिया। यानी कि अगर ये बात की जाए तो ये पूरा साउथ एरिया इन्होंने डुप्लेक्स को यानी फ्रेंच शासन को फ्री में गिफ्ट में दे दिया, खुश होकर ग्रीट में। तो मुजफ्फर जंग ने ये बहुत बड़ी ग्रीटिंग या वेलकम मैं बोल सकता हूं फ्रेंच के लिए की। तो अभी तक फ्रेंच के चंदा साहब नवाब थे, और इसके अलावा निजाम भी इनसे खुश हो गए, क्योंकि इससे पहले इनको इन्होंने नवाब बनाया। निजाम के अगेंस्ट में जो पर्सन था इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब फ्रेंच की सत्ता या ताकत जबरदस्त तरीके से मजबूत हो चुकी थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ इसमें। इसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद में वल्ला जहां का पता ही नहीं वो कहां चला गया। सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको, पता कर रहे हैं कि वल्ला जहां गया तो कहां गया, क्योंकि इससे पहले वो गिंगिस फोर्ट में आके छुप गया, किसी को पता नहीं चला। बाद में फ्रेंच ने उनको अपनी तरफ से ढूंढा और वल्ला जहां के ऊपर में अटैक किया, लेकिन उस अटैक में वो मारा नहीं गया। हालांकि पूरी ही जो फोर्ट को, जो गिंगिस फोर्ट को फ्रेंच ने कैप्चर तो कर लिया, लेकिन वल्ला जहां की उसमें मौत नहीं हुई। उसके बाद में जो फ्रेंच की आर्मी के हेड थे, डुप्लेक्स थे, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से नाजिर जंग को मरवा दिया, लेकिन तब भी वल्ला जहां का कुछ नहीं पता था वो कहां गया, किसी को भी नहीं पता था। इवन उनके जो क्लोजेस्ट पर्सन थे उनको भी नहीं पता था। लेकिन कुछ समय के बाद में वल्ला जहां के जो वल्ला जहां था उसके ठिकाने का पता चला। वल्ला जहां दोबारा भाग गया और कहां गया? त्रिचनोपोली। त्रिचनोपोली से प्लेस, ये तिरुवदी से त्रिचनोपोली के बीच में, गिंगिस और तिरुवदी के बीच में एक जगह है त्रिचनोपोली, ये वहां चला गया और वहां जाके छुपके बैठ गया। इसके बाद में क्या हुआ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे मुजफ्फर जंग, ही वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद। मुजफ्फर जंग की किसी और बैटल में, नॉट इन द बैटल ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर, किसी और बैटल में इनकी डेथ हो गई। तो अब कहीं ना कहीं फ्रेंच को भी एक झटका लगा, जो इनके इंपॉर्टेंट निजाम थे मुजफ्फर जंग, अब इनकी भी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेकंड कर्नाटिक वॉर आगे बढ़ी, किस वजह से फ्रेंच के इतने सारे पॉजिटिव स्टेप्स होने के बाद में भी उनको कहीं ना कहीं बाद में हार का सामना करना पड़ा। थैंक यू सो मच, काइंडली कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे tuned and keep on liking the videos and subscribe it. Thank you.